आज हम आपको एक जातक की कुंडली में गुरु और शुक्र की यदि युति होती है तो ऐसी स्थिति में उस जातक के संबंध में फलादेश, उसके जीवन के बारे में, उससे के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में क्या हो सकता है, इसकी जानकारी शेयर करेंगे। आप यहाँ यह तो समझ ही गए होंगे कि गुरु और शुक्र की युति का मतलब है कि जब जातक की कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी घर में गुरु और शुक्र दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रथम भाव में, द्वितीय में, इसी क्रम में 11वें 12वें किसी भी भाव में बैठे हुए हो, हम कहेंगे कि जातक की कुंडली में गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है। हम इस युति के बारे में, इससे जो फलादेश निकलता है उसके बारे में विचार करें। पहले मैं आपको एक चीज जो आप खुद भी जानते हैं शेयर करूंगा कि गुरु यानी कि बृहस्पति ये तो देवताओं के गुरु है और शुक्र ये दानवों के गुरु है। स्वाभाविक है कि एक दिन है तो एक रात है, एक धर्मात्मा है तो दूसरा धर्मात्मा नहीं है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ी समानता यह है कि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में आचार्य, देवताओं के आचार्य बृहस्पति भगवान यानी कि गुरु और दानवों के आचार्य शुक्राचार्य, जो किसी भी हाल में किसी भी तरह से विद्वानों में कोई कमी नहीं रखते हैं। एकमात्र वो ऋषि ऐसे रहे हैं जिनको, वापस सुनो, जिनको संजीवनी विद्या भगवान शंकर से मिली थी, जिन्होंने मृत दानवों को भी अपनी संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दिया था। अब आप ये सोचिए, अपने अपने क्षेत्र में दो यदि आचार्य हो, लेकिन दोनों का आंकड़ा कैसा है? 36 का आंकड़ा है, परंतु दोनों एक ही घर में है, दोनों विद्वान हैं, विद्वान नहीं विद्वानों के विद्वान हैं। सृष्टि में इनसे ज्यादा विद्वान नहीं हुए, ऐसे विद्वान हैं। अब यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भाव में ये बैठे हुए हो तो अब आप ये सोचिएगा कि उस जातक की कुंडली कैसी होगी, जातक की प्रकृति कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, जातक का व्यवहार कैसा होगा, जातक की गृहस्थ कैसी होगी, जातक का व्यवसाय नौकरी में क्या रोल रहेगा, जातक की हारी बीमारी और दुनिया भर की जो दूसरी बातें हैं उनमें क्या भूमिका रहेगी, अच्छी बुरी। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा जातक जिसके गुरु और शुक्र की युति हो कुंडली में, वह जातक निश्चित मान कर चलिए कि बुद्धिमान तो अवश्य है।
अब बुद्धिमान के साथ साथ चतुर, क्लेवर जिसको हम कहते हैं, कनिंग जिसको हम कहते हैं, वह भी है। कारण आप जान लो कि बृहस्पति यानी कि गुरुदेव, गुरु भगवान अध्यात्म के, धर्म के, शिक्षा के, अच्छे संस्कारों के प्रतीक है। वहीं पर भोग विलास के प्रतीक, ऐश्वर्य के प्रतीक, सौंदर्यता के प्रतीक और अन्यथा सोचने के प्रतीक और गुप्त योजनाएं बनाने के जो प्रतीक है वो शुक्राचार्य है, यानी कि शुक्र ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में जिस जातक की कुंडली में गुरु और शुक्र की युति है, आप ये पक्की मानकर चलना, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, ये जो कहावत बनी हुई है वो ऐसे ही जातकों के संबंध में है। दिखने में धर्मात्मा, लेकिन भीतर भीतर कुछ अन्यथा चल सकता है। दिखने में दानवीर कर्ण, लेकिन भीतर क्या हो रहा है, क्या योजना बन रही है, वो बात अलग है। और अगर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, लगता ऐसा है कि जातक बड़ा ही बुरा इंसान है, लेकिन हकीकत अंदर से उसका कोमल शरीर है, कोमल मन है। तो ये दोनों बातें यहां पर लागू होती है। जिस घर में भी मुख्य रूप से जैसे तन भाव में है, तो बुद्धि और विवेक, ये जो दोनों हैं, ये सम्मिलित रूप लिए हुए हैं। धार्मिक भी है, अधार्मिक भी है। अच्छी सोच भी है तो वहां बुरी सोच भी है। जहां गुरु प्रबल हो जाएंगे वहां वो धर्मात्मा प्रवृत्ति का लगने लग जाएगा, धर्म कर्म के अंदर बड़ा उसका ध्यान लगने लग जाएगा। और जैसे ही शुक्र की प्रबलता बढ़ेगी, वो उधर से धर्म कर्म से हटकर और दूसरे कामों में लग जाएगा। यहां एक बात अवश्य ध्यान रखिए, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शुक्र की वजह से भोग विलास में वो व्यक्ति लग जाता है, तो यहां बुद्धिमान, चतुर, धनवान, सब कुछ ऐश्वर्यवान, सब कुछ होते हुए भी उस व्यक्ति की निंदा होती है। समाज में जहां मान सम्मान प्रतिष्ठा शुक्र भगवान दिलवाते हैं, लेकिन यदि उनका ये गुण यानी कि ये विद्या मिल गई जातक को, कौन सी, भोग विलास की, तो वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिस जातक की भी कुंडली में ये ऐसा हो और शुक्र भगवान की कृपा इस तरीके की हो जाती है, तो शुक्र ग्रह की ये दृष्टि होने पर वह पूरी तरह बदनाम हो जाता है समाज में। मान प्रतिष्ठा को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। हालांकि समय आने पर इसी जीवन में उसको ऐसा महसूस होने लग जाता है, अरे यार ये मैंने क्या किया, मेरे से ये इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। लेकिन ये कब होता है, जब गुरु प्रबल हो जाता है और शुक्र कहीं पर मंद अवस्था में चला जाता है। तो इस प्रकार से एक या जातक की कुंडली में शुक्र और गुरु की युति होना, ये मान कर चलिएगा कि वह कुंडली एक जटिलतम कुंडली है और उसको समझना हर इंसान के, हर ज्योतिषविद के बस का रोग नहीं है। और समाज में ऐसे जातक को मान सम्मान दिलाएगा कौन, शुक्र दिलवाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ाएगा कौन, गुरु बढ़ाएगा। धार्मिक क्षेत्र में बढ़ाएगा गुरु बढ़ाएगा। लेकिन भोग विलास की प्रवृत्ति उसकी पैदा करेगा वो शुक्र। तो एक दोहरा व्यक्तित्व उस जातक के साथ में चलेगा और वो दोहरा व्यक्तित्व परिवार में
भाइयों के साथ में भी हो सकता है, क्योंकि घर तो 12 है ना, खाली एक तन भाव ही थोड़ी है, धन भाव में भी हो सकता है, आध्यात्मिक रूप से भी धन कमाया जा सकता है, तो दूसरे तरीके से भी धन कमाया जा सकता है। माता पिता के साथ में भी हो सकता है, चौथे और 10वें भाव में। व्यवसाय में भी हो सकता है 10वें भाव में यदि ये युति बनी हुई है, और दाम्पत्य जीवन में भी यह बात हो सकती है कि बहुत सी बात अपने लाइफ पार्टनर को मालूम नहीं हो कि मेरे महानुभाव कैसे है। दिखने में सुबह सुबह 2 घंटे पूजा में लगते हैं, लेकिन रात को लेट क्यों आते हैं ये मालूम नहीं है। तो ये चीज वहां पर भी संभव है। अपने मित्रों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ में भी दोहरी नीति अपनाई जा सकती है, अपनी संतान के साथ में भी दोहरी नीति अपनाई जा सकती है। आय के स्रोत, अगर आय भाव यानी कि 11वें भाव में ये युति बनती है या पूर्ण दृष्टि इनकी होती है, 7वीं दृष्टि, तो ऐसी परिस्थिति में आय के स्रोत भी दोनों प्रकार के, धर्म और अधर्म दोनों प्रकार के हो सकते हैं। रहा सवाल खर्चे का, ऋण का, तो वैसे तो देखा जाए तो भैया मेरे धर्म कर्म के लिए कौन लेता है ऋण, लेकिन हो सकता है कि आपको धर्म कर्म के लिए ऋण लेना पड़े, परंतु अपने ऐशो आराम पूरा करने के लिए। ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे जितना व्यय हो जाए। 6ठे भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, चाहे जितना लोन ले लो, लेकिन कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और संभव हो सकता है कि ऐसे भोग विलास की प्रवृत्ति से व्यक्ति को ऐसा रोग भी घेर ले जो इलाज हो जाए। तो इस तरह से गुरु और शुक्र की युति एक ऐसी युति होती है जातक की कुंडली में, जो जातक की कुंडली को एक असाधारण कुंडली बना ही देती है। इसलिए मेरा यही यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत विचार यह है, अगर आपको अपनी कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में ऐसी युति जहां पर कि गुरु और शुक्र दोनों किसी भाव में बैठे हुए हैं दिखाई देती है, मालूम पड़ती है, तो आप कोशिश पूरी ये करें कि हम पहले भाग यानी कि गुरु से संबंधित, धर्म से संबंधित कार्य, विद्या से संबंधित कार्य, बुद्धि विवेक से संबंधित कार्य, समाज में अच्छे कार्य करने के संबंध में हम बीड़ा उठाए, और धार्मिक प्रवृत्ति वाले हम बने, सज्जन प्रवृत्ति वाले बने। जहां हमें ऐसा लगे कि किसी तरह से कोई शौक, गलत शौक या ऐश्वर्य हमारे व्यक्तित्व पर हावी हो रहा है, हम संभल जाए, अपने बच्चों को कह दे, उसको संभला दे, बेटा थोड़ा सावधान रहिएगा, आप अपने पूजा पाठ कर्म में लगे रहिएगा, और जो धर्म से कमा रहे हैं उसमें लगे रहिएगा। मेरा आपसे यही कहना है कि ना शुक्र ग्रह बुरा होता है, ना गुरु ग्रह बुरा होता है, और इन दोनों की युति भी अच्छी होती है। दोनों प्रकार का अच्छा बुरा ज्ञान उस जातक के पास में रहता है। बस कितना सा ध्यान रखना है कि आप उस अच्छे ज्ञान का किस तरह उपयोग प्रयोग करते हैं।